साइंटिफिक एविडेंस है कि आपको हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, और वो टाइम है जब सूरज गुरूब हो चुका है जी। हमारे यहाँ लोग अक्सर क्या करते हैं, लेट सोते हैं, फिर वो दे वेक अप व्हेन 11 बजे 12 बजे, ये होता है। तो वो नींद सही नहीं है आपकी जी। वो नींद की भले मकदार पूरी हो जाए, बट दैट नींद इज़ नॉट राइट। एसिडिटी के दर्द में और कार्डियक के पेन में जो आप बोल रहे हैं कि अक्सर ये होता है, तो एक आम आदमी कैसे फ़र्क करे उसमें? तो जो मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत अहम है ब्लड प्रेशर, जी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर, ये जी। 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जी जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में क्या डॉक्टर साहब ख़ास हमको ख्याल रखना चाहिए? आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड ईट 2 एग्स इन अ डे, 2 अंडे खाना चाहिए, बॉइल्ड या जैसे भी आपको लगता है ठीक, हाँ। एंड फुल। जी। वो हमारा एक बड़ी मिथ है कि हाँ। वो योग निकाल देना हाँ चाहिए। हाँ। आज की तारीख में सबसे एडवांस कार्डियक सर्जरी कौन सी है जो आप लोग कर रहे हैं आपकी फील्ड में सबसे एडवांस? शुरू के 4 से 6 घंटे हम इसे बोलते हैं गोल्डन आवर, ओके। हार्ट की बीमारी के लिए, अटैक के लिए। तो अगर वो 4 घंटे के भीतर भीतर पहुंच जाता है हॉस्पिटल और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आप हार्ट अटैक के डैमेज को रोक सकते हो अटैक आने के बावजूद भी। ओके। क्या स्ट्रेस भी मैटर करता है इसके लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए? घर में अगर आप एक जी। बार तलावा खा लेते हो तो चल जाएगा, हाँ। आपके घर का। हाँ हाँ। बट आप ये बाहर की चीज़ें खाते हो तो इसमें क्या होता है, जो तेल बार बार गर्म होता है ना, जी। उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको फ्री रेडिकल्स, आप समझ लो कि वो बंदूक की गोली जैसा होता है। तो अगर हल्का फुल्का भी आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को उखाड़ के नस को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि साइलेंट अटैक आ जाना। लोग एक्सरसाइज करते करते भी चले जा रहे हैं, रनिंग करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये आप ये कह सकते हैं कि कियोस भी है हमारे बीच में, और ख़ासतौर पे मुझ जैसे यूथ और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कियोस है कि यार पता नहीं कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि एक तो हर घर में डिस्प्लिन होनी चाहिए। ठीक है। डिस्प्लिन नाम से गोली आती है, हाँ हाँ हाँ। मुझे 50 पैसे की गोली आती सर दर्द के लिए लेते हैं है। हम लोग। सर दर्द के लिए डिस्प्लिन नहीं लेना चाहिए, बाय द वे। हाँ, हम लोग तो वैसे ही करते सर हैं। दर्द के लिए डिस्प्लिन नहीं, जी। सर दर्द के लिए क्रोसिन या पैरासिटामोल होती है। जी। एस्पिरिन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग फॉर हेडेक। आदाब, मेरा नाम सैयद नाजिम अली है और आप देखना शुरू कर चुके हैं SWC विजडम टॉक। विजडम टॉक एक ऐसा पॉडकास्ट शो है जिसमें हम एक्सपर्ट्स के साथ में उनकी जर्नी, उनके तजुर्बे, उनके चैलेंजेस को शेयर करेंगे। और इसी शो में आज हमने हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आज बुलाया है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब डायरेक्टर कार्डियक सर्जन हैं शेल्बी हॉस्पिटल में, और उनकी 23 साला जर्नी में उन्होंने अब तक 8,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ वो कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है इस विजडम टॉक में, और आज हम आपके साथ में कुछ बातें करेंगे आपकी फील्ड के ताल्लुक़ रखने वाली, किस तरीके से आपके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, और आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि जब आप क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर की कि आप कार्डियक सर्जन बने? क्या ऐसी चीज़ थी? अस्सलाम वालेकुम। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। जिस ज़माने में मैंने ये चूज़ किया, दिस वाज अबाउट 92-93 के आसपास की बात है। तो हमारे घर में एक इंजीनियर ऑलरेडी बन चुका था। जी। उस ज़माने में 2 ही करियर हुआ करते थे। जी हाँ। एक, या तो आप डॉक्टर बन जाओ जी। अगर अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, या इंजीनियर बन जाओ। तो एक पोस्ट भर गई थी, जी। एक पोस्ट बाकी थी। हाँ। तो हमारे अम्मी अब्बा बोला कि अब एक बड़ा भाई इंजीनियर बन गया है तो छोटा वाले को डॉक्टर बनाएंगे। जी जी जी। खैर, मजाक के अलावा मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ करता था, ओके। और मैं मैथ्स में थोड़ा सा रिलेटिवली कमज़ोर था। ओके। तो मुझे लगा कि बायोलॉजी मेरे लिए बेहतर रहेगा, और बस तो यही था। उस टाइम पे 2 ही करियर्स हुआ करते थे, हमने कभी जी। सोचा भी नहीं कि इसके अलावा कोई बन सकते। जी। तो बस ये चलते चलते फिर MBBS में उस टाइम में PMT हुआ करती थी, जी। उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने अपना MBBS इंदौर से किया, जी। और इंदौर मुझे याद है कि पहले डिसेक्शन हुआ करते थे लाइव बॉडीज़ पे। आपको एनाटमी में लेके आते थे, और मसल्स और टिश्यूज़ और बोन्स सब के बारे में आपको जानना होता था, डिसेक्ट करके डेड बॉडीज़ पे। तो वहाँ पर हमारे एक बार जो सर्जन थे, या सॉरी जो डाइसेक्टिंग रूम के हेड थे, एनाटमिस्ट, उन्होंने सबसे पूछा, जी। जितने बच्चे थे, क्या बनना चाहते हो? जी। तो मेरे से पूछा गया, तो बेसाख्ता मैंने मुझसे कहा कि मैं ऑब्वियसली आई विल बिकम अ सर्जन। जी। बिना मतलब बहुत ऐसा जी, कुछ ना, जी। बस सर्जन ही बनूंगा देख के ऐसा लगा। तो बस वो सर्जन चलता रहा। जी, और जी। MBBS के बाद फिर मैंने वापस जो क्वालिफिकेशन की एग्ज़ाम थी वो जी। दी, और देन आई गॉट MS जी। जनरल सर्जरी फ्रॉम इंदौर।
तो फिर मैंने अपना जनरल सर्जरी इंदौर से किया MS, और उसके बाद फिर मैं KM गया मुंबई, जहाँ पर मैंने कार्डियक सर्जरी में अपना स्पेशलाइजेशन किया। तो इंडिया की जर्नी तो ये है कि MBBS MS मेरा इंदौर से है, फिर KM में मैंने अपना MCH किया, और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, आई वॉज अवार्ड द गोल्ड मेडल जी। और फिर उसके बाद मैं कनाडा चला गया कुछ अरसे के लिए। वहाँ मैंने फेलोशिप की एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी में, जो एडवांस्ड थेरेपीज़, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन लेके, मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइसेस और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हुआ करते थे उसकी ट्रेनिंग ली बाकायदा। एंड देन आई केम बैक, मैं 2010 में गालिबन इंदौर आया, और शुरुआत में मैंने अरविंदो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। जी। वहाँ मोहक उनकी एक विंग है जहाँ पर कार्डियक सर्जरी हुआ करती है। तो आई वॉज हेड देयर फॉर अबाउट 7 years। फिर मैं वहाँ से अपोलो मूव किया, राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पर 4 साल रहा एज हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी। नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ सर्जरी एट कार्डियक सर्जरी एट शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर साहब 8,000 से 9,000 सर्जरीज करना अपने आप में एक बड़ी कमाल की बात है। इस पूरी दौरान डॉक्टर साहब आपके चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा आपके लिए? चैलेंजिंग पार्ट तो खास तौर पे आपकी ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी उस बस वक्त क्या चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए? ट्रेनिंग, इंडिया में ट्रेनिंग बड़ी अलग किस्म की होती है। जब ये मैंने रियलाइज़ किया जब मैं कनाडा गया जी कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में MBBS तो बड़ा मज़े का रहता था। शुक्र है वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम इन MBBS। पढ़ाई भी, खेल कूद सब कुछ साथ में होता था। बट जैसे ही हम MS एंटर किए, रेसिडेंसी बोलते हैं उसको। रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि आप वहीं पे हो, मुकीम हो आप। ओके। रेसिडेंट का मतलब रहने वाले, आप डिपार्टमेंट में रह रहे हो। जी जी। तो बहुत काम का लोड, सुबह से शाम तक आप करते रहो और फुर्सत ही नहीं है आपको इस चीज़ से। तो मुझे लगा इंदौर में बहुत काम है और हम थक जाते हैं, ऐसा होता है। ये बॉम्बे जाने की पहले की बात है जी। तो व्हेन आई रीच्ड KM मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम तो मज़े में थे इंदौर में। तो KM में तो हफ्ते में एक बार, शुरू के साल में जब हम पहले साल में थे तो हफ्ते में आधे दिन की छुट्टी मिला करती थी। ओके। अदरवाइज आपको पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहना है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस ओके। कोई नाम कोई चीज़ नहीं थी। आप बस हो और करते रहो, बिना सिर झुका के आप काम करते रहो, और यही ट्रेनिंग होती थी बेसिकली। हर काम आपको ही करना है, सब कुछ, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी रिपोर्ट ट्रेस करना, मरीज का इलाज करना, ये सब साथ में रहता था। तो ये चेंज हुआ कनाडा जाके। आई सॉ कि वहाँ पर कैसे रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे आपको टाइम मिलता है अपने लिए भी। कभी कभी यहाँ पर इतना होता था कि इतना काम था कि आपको पढ़ाई का भी बराबर वक्त नहीं मिलता है। ओके। तो पर वहाँ पर लोग रिसर्च भी करते हैं, ट्रेनिंग के साथ में पढ़ाई भी करते हैं, अपने नॉलेज को अप टू डेट भी रखते हैं, पेपर्स प्रेजेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं साथ में, बिकॉज उनकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहती है। ओके। काम भी डेजिग्नेटेड है, हर काम आपको नहीं करना है, रेजिडेंट को नहीं करना है। कुछ काम नर्सेस के ज़िम्मे है, कुछ टेक्नीशियंस के ज़िम्मे है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ से। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस बाय द ट्रेनिंग। ओके। और उनका ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप बाहर निकलो, अगले दिन से आप सर्जरी कर पाओ। जी। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ था कि आप ट्रेनिंग करके बाहर निकल जाओ, फिर आपको एक्सपीरियंस के लिए कहीं एक आध दो लोगों के साथ काम करना है, और फिर जाके आप जिसे बोलते हैं परिपक्व होते हो, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। उनका ये था कि आप डे 1 से यू शुड बी एबल टू गो आउट एंड डू सर्जरीज बिना सुपरविजन के। तो ये एक फ़र्क था। फिर मैं इंदौर आ गया और ये चलता रहा। तो ये चैलेंजेस काफ़ी सारे थे, बट मेन तो ये था कि हमारी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई KM में। डॉक्टर साहब एक सर्जरी करना, ख़ास तौर पे कार्डियक सर्जरी, एक बड़ा ही प्रेशर वाला काम है, बहुत एक जिम्मेदारी भी रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं डर भी होता होगा। इस प्रेशर वाले काम में आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी काम आप करते रहो लंबे अरसे तक, तो फिर एक इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ रूटीन, एक हैबिट का काम हो जाता है। तो एक स्ट्रेस का एक लेवल रहता है शुरू में, बट देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज। हमारे यहाँ बस ये होता है कि आप जैसे होता है ना कि आप कपड़े सिलवाने जाते हो, तो द सूट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू यू। सर्जरीज भी ऐसे ही करनी पड़ती है जी। एक ही जैसी सर्जरी सब में नहीं सूट करती है। हर आदमी का प्रोटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं अलग होता है। उसकी एज क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका दिल का फंक्शन कैसा है, मर्द औरत में ही फ़र्क होता है। तो वो बीमारी को टेलर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। कभी कभी हमारे यहाँ एक कहावत है, या जनरल है, आप समझते हो कि समटाइम्स बेटर इज़ द एनिमी ऑफ गुड। ओके। आप ज़्यादा अच्छा करने जाते हो, उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान, जी जी। तो ये प्रैक्टिकल विजडम हमारे यहाँ बोलते हैं कि सर्जरी सीखना बड़ा आसान है, हाँ हाँ, सर्जरी करना भी बड़ा आसान है,
सर्जरी कब नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आदमी लंबे अरसे में अपने तजुर्बे से सीखता है। जी बहुत सारी बार आपको ऐसा होता है कि यार हमने शायद इस आदमी को नहीं करी होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी तो खैर यू ट्राई योर बेस्ट, आप अल्लाह पे भरोसा रख के जी एक अमानत समझ के पेशेंट को सही एडवाइस देते हो। समटाइम्स द डिसीजन इज रॉन्ग जी। और बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो यानी मैं ऐसा कोई समझ चीज़ पा तो रहा हूँ कि शायद आपकी वो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है आपका काम, और इसी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो पाती है। डॉक्टर साहब, कुछ टेक्निकल सवालों की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आप सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन हार्ट कंडीशन को ट्रीट करते हैं और लोग कैसे उनमें अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे कॉमन हार्ट कंडीशन ऐसी कौन सी होती है? सबसे कॉमन हार्ट कंडीशन जो हम डील करते हैं वो है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। आप सुनते हैं ना हार्ट अटैक से मरीज की मौत। तो हार्ट अटैक एक्चुअली सबसे बड़ी बीमारी है अभी की तारीख में, और ये एक एपिडेमिक है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी ऐसा आप कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बीमारी 10 साल पहले आती है ओके मरीजों में। जैसे अगर मान लो ये 65 साल की उम्र में वेस्ट में हो रही है, तो हमारे यहाँ 55 साल की उम्र में है। ओके जो रिस्क फैक्टर्स वहाँ पर 10 साल बाद शुरू होते हैं, हमारे यहाँ 10 साल पहले से शुरू होते हैं। जी तो वी आर एक्चुअली थोड़ा सा हमारी बीमारी भी अग्रेसिव होती है हमारे यहाँ। जी तो हमारी मेन जो सर्जरीज भी होती हैं वो बाईपास सर्जरीज होती हैं। जी और ये बीमारी के साथ में हम ज़्यादा डील करते हैं, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल इस हार्ट को मतलब कैसे हेल्दी बनाती है? लाइफस्टाइल कितना मैटर करती है हमारी हार्ट कंडीशंस को लेकर? ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्रक्स ही है हमारी टॉक का आज, कि क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं ये बातें करके। मेरी जनरली से जी जी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ इस पॉडकास्ट के थ्रू ये मालूम होना चाहिए जी हाँ लोगों के बेनिफिट का क्या है इसमें, जी व्हाट जी इज़ देयर बेनिफिट। तो बहुत सारी बार आपको शायद पता ही नहीं पता, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ। जी हाँ मैं मस्जिदों में जो बयान का टाइम होता है जी हाँ जी हाँ वो इमाम साहब से दरख्वास्त करके लेता हूँ कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दें जी बात हाँ करने के लिए इस मामले में, कि मैं लोगों को बता सकूँ हार्ट की बारे में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। जी हाँ और हमारे यहाँ बोलते भी हैं कि दीन और नसीहा, जी हाँ दीन नसीहत का नाम है। बिल्कुल वो इमाम साहब आपको दीन की नसीहत देते हैं, और दीन और दुनिया हम अलग तो करते जी नहीं। जी जी तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। जी हम जब हार्ट की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बीमारी होती है, उसके कुछ वजूहात होते हैं, जी उसी को हमारी लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। ये बीमारी या ब्लॉकेज आप बोल लो कि नेचुरली नसों में डेवलप होते हैं। ओके तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वो ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है ये एविडेंस है हमारे पास में, क्योंकि जब हम मेडिकल रिसर्च करते हैं तो 2 साल के बच्चे में भी एविडेंस मिलता है, जी 10 साल के बच्चे में है, फिर 20 साल के नौजवान में है, 35 साल की उम्र में भी है, 65 साल की उम्र में भी है। इट डिपेंड्स ये कैसे ग्रो करता है। ओके नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक चीज़ तो कि आप बढ़ती हुई उम्र के साथ में बढ़ना ही है उसको। बढ़ना ही है दूसरी चीज़ है आपकी जीन्स। ओके आपकी फैमिली में बीमारी है हाँ और कुछ वजूहात हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो वो और तेज़ी से बढ़ती है। ओके तो आपको यू हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस। तीसरी बात है आपकी जीन्स। जी आदमियों में बीमारी ज़्यादा होती है अच्छा कंपेयर टू फीमेल्स। मीनोपॉज तक फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड, जब तक उनकी माहवारी चलती रहती है तो वो प्रोटेक्शन में है हार्ट की बीमारी से। अच्छा मीनोपॉज के बाद करीब करीब इंसिडेंस बराबर हो जाता है। औरतों में बीमारी कम होती है, पर औरतों में बीमारी ख़राब होती है, बिकॉज उनकी नसें छोटी होती हैं और उनमें हार्ट फेलियर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है अगर नसों की बीमारी होती है तो ये 3 चीज़ें आपके इख्तियार के बाहर है। जी बट देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है। तो मेरा हमेशा जो मुखातिब है वो नौजवान है, जी कि हमारे यहाँ अक्सर जो नॉलेज आज की तारीख हमारा एक्टिविटी बन गया है कि हम जो भी नॉलेज लेंगे वो व्हाट्सएप से लेंगे। हाँ 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 और अब तो एआई और चैटबॉट सब आ चुका है वो भी है। और मेरे हिसाब से एक पूरी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, जी हाँ विच इज़ फॉरवर्डिंग दीज मैसेजेस जी 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 कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, हाँ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, दीज आर ऑल डॉक्टर्स की बनाई हुई बीमारियाँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। जी जी तो ये ठीक है, आप सुन लो। अगर आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो ये आप बहुत नुकसान करेंगे। जी जी बिकॉज अगर एक 30 साल के बच्चे को, नौजवान को अगर ब्लड प्रेशर है और उसने 30 साल की उम्र से उसको कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है कि वो 70-80 साल की उम्र तक जाए तो कोई परेशानी नहीं। आपने 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को इग्नोर किया तो हो सकता है कि 35 साल की उम्र में आपको अटैक आए। ओके और इससे उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड का करने वाले का कोई लेना देना नहीं। जी 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 उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान आपका होने वाला है जो आप बिना साइंटिफिक
थॉट को यूज़ किए, जो भी फॉरवर्ड मिल रहा है आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हो, उसको माने जा रहे हो। बिल्कुल। तो जो मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत अहम है ब्लड प्रेशर, जी ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर। ये जी 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जी जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही 3 चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं हमको। तो हमारे यहाँ जैसे आप बैंक में आते हैं ना तो नो योर कस्टमर बोलते हैं आपको। हाँ 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 तो हम बोलते हैं नो योर नंबर्स, आपको अपने नंबर्स मालूम होने चाहिए। और ये नंबर्स अगर आप कंट्रोल में रखते हो तो जैसे SIP करते हैं ना आप, जी 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 कि 1000 रुपया आप डिपॉजिट करो डिपॉजिट महीने करें, का, या 100 रुपये बढ़ता करो, चला जाता है एंड देन 20 ईयर्स यू गेट जी जी 20 लाख रुपये हाँ आपको मिलने हाँ वाले। हाँ तो यही अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर रखते हो तो 20 साल, 25 साल, 30 साल में आप एज नहीं करोगे। जी आपकी अगर हार्ट की बीमारी अगर शुरुआत भी होगी तो वहीं पे रुकी रहेगी, जी बशर्ते आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जी जी और इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। जी हमेशा बात डाइट से शुरू होती है, ओके खाने पीने से, उसके बाद एक्सरसाइज और उसके बाद मेडिसिन। मतलब ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी बीमारी को प्रिवेंट कर सकती हैं, यस, डाइट और एक्सरसाइज और मेडिसिन। मेडिसिन्स। डाइट में क्या डॉक्टर साहब ख़ास हमको ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा तो जिस तबके के लिए हम बात कर रहे हैं वो डाइटिशियंस के पास नहीं जा सकते, न्यूट्रिशंस के पास में नहीं जा सकते, जाने की बट दे जरूरत शुड नहीं नो है। कि उनको क्या नहीं करना है। जाने की जरूरत नहीं, जाने की आई डोंट थिंक। अगर आप थोड़ी उसमें कॉमन रोशनी सेंस डालें। अगर आप इस्तेमाल करो तो आपको डाइटिशियन से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो मेरे हिसाब से अगर हम अपनी बात करें, जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं, तो आप अगर रसूल सल्लम की सीरत पर किसी की निगाह हो, और अक्सर बेशतर लोगों को मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी के दिन गिन सकते हो जिसमें उन्होंने पूरा खाना खाया हो। क्या बात है। गिन सकते हो आप जी 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 कि इस जी, दिन रसूल क्या ने पूरा बात। खाना खाया। जी 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 तो पहली बात, अगर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ आपसे खाने के बारे में, कि कम खाना। कम खाना। एक हदीस भी है बहुत मारूफ, अगर आपको जहन में हो, कि रसूल सल्लम ने बताया कि सबसे बुरा बर्तन जिसको भरा जा सकता है पूरा, वो पेट है इंसान का। तो आपने बताया कि 1/3 खाने से भरो पेट को, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ दो। ये थंब रूल है। हाँ, ये थंब रूल है। इतना तो नहीं कर सकते हम जी कि 1/3 खा रहे हैं, जी है ना? जी जी तो आप 2/3 खा लो। पर हमारे यहाँ खाने बैठते तो यहाँ तक पूरा होता है, उसके बाद आदमी उठता है जी जी ना? और हमारा कल्चर भी कैसा है, जी बच्चे को माँ भी क्या बोलती है, बेटा खा जा, जी जब तक और खा एक रोटी। तो दिस इज शुड चेंज। जी जी बच्चे में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, उसका पेट भर गया तो उठ जाएगा। जी बड़े हो जाते तो आपको खाना अच्छा लग रहा है तो वो मन भर गया, पेट भर गया, चलता ही रहता है। जी जी तो पर बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे यूजुअली दे नो कितना खाना है मुझे, पर माँ फोर्स करती है कि उसकी आदत बनती है, होता मुझे है एक ये। रोटी और खानी है। तो दिस इज बैड एक्चुअली। ओके अब ये चेंज करना चाहिए जी कि हमको पहला खाना, एक ही बात की कम खाना जी सबसे इम्पोर्टेंट। जी दूसरी बात, हमारे यहाँ बेजा नमक और शक्कर का इस्तेमाल हम्म बहुत ज़्यादा है। जी अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आप जी नमक ज़्यादा खाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर दवाई से के बावजूद भी कम नहीं होगा, आपकी दवाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। ओके बिकॉज नमक से बहुत रिलेशन है। जी 5 ग्राम 6 ग्राम की रिकमेंडेशन है, जो आपको पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है आपके उसमें। जी अगर, और हमारे यहाँ लोग तो खाने में ऊपर से नमक डालते हैं जो खाने में डला होता है उससे। जी तो हमको बहुत ज़रूरत है कि हमारे खाने में नमक कम किया जाए। और ये आदत की बात होती है, आप धीरे धीरे कम करोगे, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा आपने खाने में कम कर दिया नमक, जी और धीरे धीरे आपको उसकी आदत होगी। जी ऐसा ही मामला शक्कर का भी है। आप शक्कर इस्तेमाल करे आते हो और शक्कर की मिकदार बढ़ती जाती है। जी जी तो आप अगर डायबिटिक हो, आप बोले नहीं मैं शक्कर तो खाऊंगा, वो नहीं छूटेगी, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करना डबल मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, आप चाहे इंसुलिन लगाओ। तो ये चंद बातें हैं मोटी। उसके अलावा फिर मेरे हिसाब से अपने एक्सरसाइज का उसके बारे में जी जैसे डाइट के बारे में हमको और बात करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक जो आपने ओके निकाला है। जी 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 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हाँ। ये भी अल्लाह ने बनाया है, जी जी सिर्फ गोश्त नहीं बनाया है मुसलमान के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फलों का जी इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, जी सैलड की आदत डालें, है ना? मतलब कम खाएं जी पर अच्छा खाएं। जी तो सैलड खाना बहुत ज़रूरी है। जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, आपकी सैलड हुआ, और कच्ची सब्जियां ऐसे बोलते हैं ना, जी धो जी के आप सफाई से, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोश्त के बारे में, जी मेरे बहुत सारे मरीज़ मुस्लिम होते हैं, जी जी वो कभी कभी डॉक्टर चेंज करके मेरे पास आते हैं क्योंकि ये डॉक्टर साहब हमारा गोश्त चालू करा देंगे। तो गोश्त के बारे में मजाक की बात नहीं है, जी इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव, जी बट लिमिट, इन अ लिमिट जी हाँ, इन अ लिमिट।
और ख़ास तौर पे मटन जी। हम बोलते हैं ना, आजकल अगर Red आप meat। देखो तो चिकन में हार्मोन्स एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वाइट मीट का वो कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्ट में शायद चल जाए, पर हमारे यहाँ तो इट्स नॉट वेरी जी। गुड। फिश भी हमारे वाटर्स कंटेमिनेट होते हैं, मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा आप फिश खाओ वो भी सही नहीं है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप हफ्ते में 2 बार 3 बार तक ओके। गोश्त खा सकते हैं। जैसे 14 मील लेते हैं आप हफ्ते जी में, हाँ। तो 2 या 3 मील्स में आप गोश्त खा सकते हैं। और सादा बना हुआ, कम तेल कम घी कम नमक में बनाया हुआ जो वो ये गोश्त है, जी। इट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। ओके। आपकी बहुत सी वाइटामिन्स मिनरल्स का की कमी भी पूरी कर देती है वो। जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग खाना। ओके। आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड ईट 2 एग्स इन अ डे। 2 अंडे खाना चाहिए, बॉइल्ड। बॉइल्ड या जैसे भी आपको लगता है ठीक। हाँ। एंड फुल। जी। वो हमारा एक बड़ी मिथ है कि हाँ। वो योक निकाल देना हाँ चाहिए। हाँ। योक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग। जी। आजकल जो पुराना रिकमेंडेशन था वो ख़त्म हो गया है। हाँ। आप पूरा अंडा खा सकते हो ओके। और ये खाना ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि दूध भी पिएं लोग, अगर दूध टॉलरेंट तो दही पिएं मलाई निकाल के। ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हो डाइट में ये करना चाहिए। जी। बेकरी के आइटम्स, सोडा स्पेशली, जंक ये फूड। सब चीज़ें जंक फूड बोलते हैं, ये आप अवॉइड करो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक ही तेल में बार बार तली जाती है चीज़ें, हाँ। जैसे कचौरी हुई, जी जी पकौड़ी जी हुई जी। आपकी, या चिकन टिक्का है, जी जी। जो बार बार होता है ना, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। क्योंकि ये आप बहुत घर में, आम हाँ है। घर में अगर आप एक जी। बार तला हुआ खा लेते हो तो चल जाएगा हाँ। आपके घर का। हाँ हाँ। बट आप ये बाहर की चीज़ें खाते हो तो इसमें क्या होता है, जो तेल बार बार गर्म होता है ना, जी। उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको फ्री रेडिकल्स, आप समझ लो कि वो बंदूक की गोली जैसा होता है। तो अगर हम्म। हल्का फुल्का भी आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को उखाड़ के नस को बंद करने की कोशिश करता है। अच्छा। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो जो ये जो तला हुआ एक ही तेल में तला हुआ बार बार जो होता है ना, गर्म करा हुआ, दैट इज़ अ वेरी बैड फूड। तो ये चंद मेरी गुजारिशात थी कि अच्छा खाएं, जी। कम खाएं, नॉनवेज भी खाएं, अंडे खाएं, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। ओके। जैसे आप कचौरी पकौड़ी इस सब में खाएं, और वेजिटेबल्स, दाल, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द होना चाहिए ओके। आपकी। सिर्फ हमारे अब कई फैमिली ऐसी हैं जो उनके अवॉइड गोश्त के अलावा कुछ आता ही नहीं होंगे, अवॉइड करते देखा है हमने भी। तो हाँ। दैट इज़ वेरी बैड एक्चुअली। तो ग्रीन वो, वेजिटेबल्स। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से आपका एक्चुअली पूरा सब कुछ सेट होता है, और सिर्फ जी। ये हार्ट के लिए नहीं है, जी हाँ। आपकी बाकी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और नट्स हुए, जी हाँ। वॉलनट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, ये दीज आर वेरी, आलमंड्स, ये खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खाना चाहिए। तो ये चंद हैं। और बेसिक अगर बॉटम लाइन बताऊँ मैं आपको, तो कम खाना, कम खाना। सबसे इम्पोर्टेंट जी। कम खाना। तो आपने वो बात ख़त्म कर दी कि सीरत पे आप अगर गौर करेंगे तो बस उसको अगर अमल कर लेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। इंशाल्लाह, यस। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के बारे में आपने कहा था, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो कितना पार्ट हमें देना चाहिए, कितना वक्त हमें हर एक शख्स को देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज के लिए भी मैं हमेशा प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन शुरू करता हूँ। और एक बात और, ये क्या ये ज़रूरी है कि उसे जिम ही जाना पड़ेगा या किसी क्लब में जाना पड़ेगा तो ही वो एक्सरसाइज होंगी? नहीं, ये बहुत मेरे हिसाब से रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जब मैं बात करता हूँ लोगों से इस बारे में, व्हेन आई रिकमेंड, हार्ट सर्जरी के बाद की बात कर रहा हूँ आपको। जी। और ये दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। जो हार्ट सर्जरी के बाद कर सकता है, हाँ हाँ। वो डेफिनेटली जनरल पब्लिक तो कर ही नॉर्मली सकती भी है। कर सकता है। तो आई स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ वॉक। ओके। आपको इनको सबको द रिकमेंडेशन इज टू स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। जी। ये ऐसा काम है, मुझे लगता है हार्डली दुनिया की 0.01% या 0.01% पॉपुलेशन नहीं कर सकती इस काम को। तो जब मस्जिद में बात करता हूँ, मैं रोज़ से बोलता हूँ कि आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो यहाँ तक नमाज़ पढ़ने आ गया है, हाँ। जो सुबह अगले दिन से 10 मिनट की वॉक शुरू नहीं कर सकता। जी। और उसके लिए आपको किसी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। जी। आपको सिर्फ समतल ज़मीन ढूंढनी है और जूते खरीदना है। जूते पहन के चलना बहुत ज़रूरी है। जी जी आप जी। चप्पल से चलोगे तो घुटने ख़राब कर लोगे। हाँ। तो मेरी गुजारिश ये होती है हमेशा कि एक ऐसी चीज़ दी जाए लोगों को जिस पे वो अमल कर सके। जी। पहले आपकी हैबिट बने, आप 10 मिनट की वॉक शुरू करें, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आपका टाइम सेट हो गया। फिर आप उसको बढ़ा के 15 मिनट कर लें, फिर आप उसकी स्पीड बढ़ा लें, फिर आप उसमें चंद एक्सरसाइज ऐड कर लें। पर मैं अगर आज आपसे बोलूँ कि आपको 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, तो 90% ऑफ द पीपल कैन डू इट फॉर 3 days, 4 days, एक हफ्ता, 2 हफ्ता। उसके बाद बोलेंगे यार 45 मिनट तो बहुत मुश्किल है बॉस, आज ये काम है, कल वो है, आज एग्जाम है, आज ये है। जी जी। तो बड़ा मुश्किल काम है। 10 मिनट आप करो, आपके पास जिस दिन टाइम आप उसको आधा घंटा कर लो, जिस दिन टाइम नहीं कम से कम 10 मिनट तो करो आप। जी। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास अपनी
सेहत के लिए 10 मिनट नहीं है, तो कोई फिर नहीं आपको आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर आदमी चल रहा है, चलने तो जी, जी। फिर वो जब आदमी आईसीयू में भर्ती होता है ना, तभी तो वो याद सब आता। टाइम एक साथ इकट्ठा निकल के आता है। सही कह रहे हैं आप। तो दैट इज़ वेरी, मेरे हिसाब से ये है कि हमको जिम की मेंबरशिप भी लेनी है, जी, वो एक्सरसाइज भी करनी है, वेट ट्रेनिंग भी करो, सब कुछ करना है। बट स्टार्टिंग ये होनी चाहिए कि आप स्मॉल छोटे गोल्स बनाएं, जी, और उसी पे एक बार आपकी वो क्या बोलते हैं, एक बार आपका रूटीन बन जाता है, देन यू कैन इंक्रीज इट। 10 मिनट पे जी, इक्तफा नहीं है कि जी, आपको 10 मिनट ही करनी है और टहलना है। यंग पेशेंट्स के, यंग जो पॉपुलेशन है उसके लिए टहलना तो बेकार है। जी, दे शुड बी जॉगिंग और रनिंग, ओके, है ना। अपने हार्ट पे स्ट्रेस देंगे तो हार्ट मजबूत होता है। जी। डॉक्टर साहब क्या स्ट्रेस भी मैटर करता है इसके लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए? जैसे मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर्स में, जी हाँ, तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, ये इसके साथ में एक हाई स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जी, हार्ट की बीमारियों के लिए। तो मेंटल स्ट्रेस, तो पहले हम सोचते थे कि कोई कोरिलेशन होगा, बट ना साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन ओके, कि स्ट्रेस कॉज हार्ट डिसीज़। जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको डील करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस एक सेपरेट टॉपिक है। जी, पहले मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, जी, जो जी, हम ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तीन चीज़ें बताई आपको। जी एक तो हाँ, डाइट हो गई, इसके जी, बारे में हमने डिटेल में बात जी, करी। जी, दूसरी चीज़ होगी एक्सरसाइज, जी हाँ, है ना। जितना भी आप कर सको उससे शुरुआत जी, करो। जी, जी, इवन मरीज जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं ना, जिनका हार्ट 20% काम होता जी है, हाँ, जी हाँ, काम कर रहा होता है, पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले बोलते थे इनको बेड रेस्ट कराओ। जी, अब बेड रेस्ट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, वो चलते फिरते रहते तो अच्छे रहते हैं। अच्छा, जिस दिन उन्होंने बैठना शुरू किया उस जी, दिन वो लेटने पे आ जाते हैं। हुँ, तो रिकमेंडेशन फॉर एवरीबडी टू वॉक। जी, हार्ट अगर आपका 20% भी काम कर रहा है तो आपको चलना है जितना आप चल सको। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की। जी, और मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, कोई दवाई जी, हार्ट की बीमारी, दिमाग की बीमारी, कैंसर के लिए इतनी मुफीद नहीं है जितनी एक्सरसाइज है। क्या बात है! ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, है, जो प्रूवन है जी, कि इस के करने से आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है। जी, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है एक्सरसाइज के बराबर, जिसका ओके, इतना बेनिफिट हो कि वो लोगों की के लाइफ स्पैन बढ़ा देती है, ज़िंदगी की मकदार बढ़ा देती है। वो जी, वाहिद दवाई है एक्सरसाइज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की। जी, अब तीसरी चीज़, मेडिसिन्स, जी हाँ, जो हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे बहुत मसला है। ओके, दवाई खाना ही नहीं चाहते लोग। हुँ, पहला आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो पहली चीज़ सवाल क्या आएगा कि ये दवाई बंद कब होगी। जी, दवाई शुरू करने के पहले ये सवाल होता है कि दवाई बंद कब होगी। जी हाँ, तो ये है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जी, जैसे बता रहे व्हाट्सएप पे चलता था, अरे डायबिटीज़ तो कोई चीज़ ही नहीं है, बड़ा 250 की शुगर तो पहले के ज़माने में हुआ करती थी लोगों की, जी, वो उसी पे रहते थे। और ब्लड प्रेशर, अब अमेरिकन वो कहाँ कोई गाइडलाइंस लगा के आएंगे तो 160 तक का नॉर्मल होता है। जी, जी, जी। और कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में नेचुरली बनता है, उसके बिना तो काम ही नहीं वो चलता। आपने कहा व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी। दिस इज़ वेरी बैड। तो जी। ये मेडिसिन से अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये धीरे 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 स्लोली इट इज़ गोइंग टू बर्न इनसाइड। ये प्रेशर कुकर जैसा होता है, जी, ये धीरे 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 अपना असर दिखाता है और फिर एक दिन फटता है ये। ओके, जैसा नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको अगले दिन अटैक आ जाएगा, वो 10 साल तक रहेगा और फिर ओके। 10 साल के बाद जो डैमेज कर देगा, फिर वो आप बोलो आप इसको अब रिवर्स कर दो, आप लाख, नहीं 2 हो लाख, 5 पाएगा। लाख रुपए ले लो हमसे, इसको रिवर्स कर दो। नहीं दैट इज हो नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए इसका इलाज जिस दिन आपको मालूम चल जाए, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आज मुझे मालूम चल गया, और इसका इलाज शुरू कर देते हैं। और दवाइयाँ कम नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं है। जी, अगर आप डाइट में चेंज करते हो तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपने नमक कम किया, हाँ। होता है कि 6 महीने में आपका दवाई का डोज आधा हो जी, जाए। जी, जी, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, होता है दवाई का डोज कम हो जाए। तो दवाई का डोज भी कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दवाई लग गई तो अब लग गई जिंदगी भर। ओके, पर उसका एक तरीका होता है, आप समझ रहे हैं ना, कि मेडिकल सुपरविजन में आपने पहले जी, डोज जी, को 75% किया, फिर 50% किया, देन यू डिक्रीज इट, और फिर होता है कि अल्लाह करे आपकी दवाई बंद भी हो जाए। जी, पर मेरा कहने का मतलब है कि दवाई के साथ में अगर आप अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो तो अल्लाह का शुक्र मनाओ उस पर। जी, हम देखते हैं अस्पताल में कि मरीज़ जब आता है तो 220 230 का ब्लड प्रेशर लेके आता है, ओके, और उस टाइम पे उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है, बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं, जी। ये कंडीशन रहती है। 500-600 की शुगर लेके आते हैं, जब इतनी शुगर हो जाती है कि ब्लड में शुगर से एसिड बनना शुरू हो जाता है। ओके, कई कई पेशेंट कोमा में आते हैं, इतनी बड़ी शुगर होती है कि दिमाग काम करना बंद करता है। तो आप अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आपको उसके पहले ये सब चीज़ें मालूम हो गई, जी, 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 और आप दवाई लेके उस कंडीशन में मत जाओ।
ब्लड प्रेशर छोटी मोटी बीमारी नहीं है। जी। हमने अभी कुछ केसेस किए जिससे सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी हार्ट की एक दीवार फट गई, हार्ट की जो मेन नस होती है जिसको एओर्टा बोलते हैं वो फट गया, उसे एओर्टिक डाइसेक्शन बोलते हैं। और यंग पेशेंट 50 साल की उम्र है उसको मालूम था ब्लड प्रेशर है पर दवाई नहीं खाता था वो। तो ये ऐसी बीमारियाँ होती है कि बढ़ते चले जाती हैं। योर लाइफ, जी जी। की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है इसमें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो अगर मेडिसिन के बारे में हम लोगों को एजुकेट करें कि दवाइयाँ आपके भले के लिए हैं। क्या अगर आप लोगे तो अच्छे टाइम, लंबे टाइम तक आप हेल्दी रह सकते हो। बिल्कुल। आज का जो ज़माना है वो घिसटते घिसटते 70 और 80 तक नहीं पहुंचने का। जी जी जी। आप हेल्दी 70-80 पहुंचो। बिल्कुल। कि आप अपने ग्रैंड किड्स के साथ में खेल सको और अपना काम खुद कर सको। ये अहम है। आपको 4 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं और आप बिस्तर पे पड़े हो, पानी भी मांगने के लिए आपको कर रहे हैं, तो ऐसी आप 100 साल की भी जिंदगी निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या मजा है उस जिंदगी? जी जी। तो एम ये है कि आप अगर लंबी जिंदगी जी रहे हो तो अच्छी जिंदगी जी रहे हो। जी। तो उसके लिए काम 30 साल की उम्र से करना पड़ता है। ओके। 70 साल की उम्र में आपने दवाई लेना शुरू करी तो वो तो फिर जी। वही काम करेगी, जो डैमेज हो चुका हो तो हो चुका। जी जी। तो ये इंपॉर्टेंस है मेडिसिन का। तो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों चीज़ ज़रूरी है। ये तीनों बड़ी अहम बातें हैं जिनसे हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये वाकई में हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ा अहम है कि सिर्फ 10 मिनट अगर हम एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं तो हम बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि जैसे जवान लोगों में अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स की समस्याएं आ रही हैं, जिसको बोलते हैं हम कि साइलेंट अटैक आ जाना, लोग एक्सरसाइज करते करते भी चले जा रहे हैं, रनिंग करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये आप ये कह सकते हैं कि कियोस भी है हमारे बीच में। और ख़ासतौर पे हम मुझ जैसे यूथ और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कियोस है कि यार पता नहीं कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और आए दिन हम केसेस भी देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप अगर वजाहत कर सकें। तो जब हम जवान मौत के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि कभी कभी कुछ मौतें दे आर नॉट रिलेटेड टू जनरल जो बीमारी होती है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, अच्छा। उससे रिलेटेड ये नहीं होती है। उनमें कुछ स्पेशल बीमारी होती है जिसकी वजह से जवान मौतें होती हैं। जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं हम, है ना। कभी कभी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो गलत तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें जब वो स्ट्रेस करता है, बच्चा भागता है, दौड़ता है, तो अचानक डिमांड बढ़ती है और वो फुलफिल नहीं हो पाती। ओके। तो वो बीमारी की वजह से डेथ हो सकती है। कभी कभी अरिथमियाज की प्रॉब्लम होती है कि हार्ट की गति एकदम से चेंज हुई, उसको ये प्रोपेंसिटी थी, उस बच्चे में बीमारी पहले से मौजूद थी और एक्सर्शन की वजह से ये हुआ और वो अचानक बढ़ गई बीमारी और वो मौत हो गई। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, 10,000 20,000 में कोई एक। पर हमारा फोकस हमेशा ये होता है प्रिवेंटेबल डेथ पे। जो मेन अगर आप 30 साल 35 साल की उम्र में अगर आप देख रहे हैं आप जो हार्ट अटैक्स, वो बहुत कम है जो इन बीमारी की वजह से हो रहे हैं। जी। ये 15-20 से कम की एज की बात कर रहा हूँ जो ये सडन डेथ हो रही है। हमने वो लड़की डांस करते करते स्टेज पे, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी बहन को ये बीमारी हो गई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। बट शी वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटेड। तो ये कभी कभी ये घर में बीमारी होती है। तो अगर घर में ऐसी सडन डेथ हो जाती है तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी है कि वो बताएं कि भाई आपके घर में जितने लोग हैं उन सब की टेस्टिंग होनी चाहिए। बेसिक हार्ट की टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि मालूम चल जाए पहले से कि इनको ये कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी, ताकि उनकी एक्टिविटी वगैरह रेस्ट्रिक्ट करी जा सके या उनको स्पेशल एडवाइस दी जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30-35 साल जिसे जो आपका मकसद है कि जवान मौतें हो रही हैं, जो हम आपकी एज है और आपके दोस्तों की एज है, वो तो रूटीन कॉज से हो रही है। जो पहले के ज़माने में 60 साल की उम्र में अटैक आते थे, वो इनको आ रहे हैं अब। तो उसका मेन रीज़न जो है वो है, अगर मैं चंद बातों की निशानदेही करूं, तो जैसे हमारी बात हो रही थी स्ट्रेस के बारे में, इंक्रीज स्ट्रेस, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। मेरे पास जो लोग अभी आते हैं, अगर आप 30 से 40 के बीच में अटैक लेके आ रहे हैं, जिनका हम इलाज कर रहे हैं, स्टेंट डाल रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक दैट, जो 40 से कम की उम्र की है। 20% पेशेंट, मतलब 10 में से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो 40 से कम है, जिनके या तो हमने स्टेंट डाला है, बाईपास किया। तो उनमें अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो वो है स्मोकिंग। कि वो मेहनत कश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई बीमारी भी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है। स्मोकिंग वाहिद कॉज है जिसकी वजह से आपको अटैक आ सकता है।
जी और खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरे ड्रग्स के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं वो और भी डेंजरस है, कोकेन हुआ या हाँ, जो ये वीड तो वगैरह आम होती होते है। जा रही है, खास तौर पे तो हमारे इलाकों में हम देख इसकी रहे हैं। भी इंसिडेंस बढ़ रही है, तो ये भी एक कॉज है बढ़ती हुई उसका। और डिहाइड्रेशन, ये भी एक कॉज है। डिहाइड्रेशन अलॉन्ग विद जंक फूड, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ये सब खा रहे हो और साथ में आप डिहाइड्रेट हो तो उससे खून गाढ़ा होता है आपका। तो बहुत सारी बार अटैक सिर्फ इसलिए आता है कि आपकी नस में वो खून गाढ़ा होकर थक्का बन गया ओके और उसने अटैक दिया और उससे आदमी की मौत हो गई। जी और बहुत सारी बार अगर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास ये इस क्लॉट बस्टर इंजेक्शन होता है, जी उसको इंजेक्शन लगाते हैं और नस साफ हो जाती है। जी जब हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं मिलती। थक्का था, वो इंजेक्शन लगा, वो घुल के बाहर निकल गया और पेशेंट ठीक हो गया। बट वो जो डैमेज हुआ वो परमानेंट रह जाता है। ओके उस टाइम पे जब वो जितनी देर वो थक्का हाँ, रहा, हाँ, वो हार्ट को सप्लाई नहीं मिला, वो जो डैमेज हुआ वो डैमेज घुलने से ठीक नहीं हो जाता अनटिल अनलेस वो 2-3-4 घंटे में ये काम कर लिया गया। अच्छा हाँ, उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जी कि हार्ट अटैक के दौरान आप जी, जी। शुरुआती स्टेज में क्या कर सकते हैं। जी वो है तो मेरे हाँ, तो सवाल की फहरिस्त में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यंग पेशेंट्स में स्ट्रेस ओके और स्मोकिंग, ये 2 चीज़ें हैं। तो स्ट्रेस के बारे में मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक रेकमेंड करता हूँ अपने खुद के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी और बाकी सब जनरल पब्लिक के लिए, कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक खुदा है मानने के लिए, बेशक जो जिसका हम अब जब भी हम नमाज शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। तवक्कल तवक्कल आप उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पर मैं ये ग्रैटिट्यूड कोर्सेज चलते हैं जी यूनिवर्सिटी में जी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, हम्म क्योंकि वो वेस्ट खुदा को नहीं मानता है, वो बोलता है जी। यूनिवर्स की पूजा करो आप, जी है ना। तो एक एक खुदा की इबादत और आप उसका शुक्र करो जो उस हाल में उसने आपको रखा है, इससे जो इत्मीनान हासिल होता है आदमी को, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह तो एक तो ये हुआ कि आप शुक्र करो, अल्लाह जी। ताला ने आपको एक तो ज़िंदगी दी है, जो मुसीबत आ रही है कम से कम आप ज़िंदा हो उसको डील बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो ये बड़ी चीज़ है स्ट्रेस के लिए। जी नमाज में आप क्या पढ़ रहे हो, जी। कुरान आप पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, अल्लाह से बात कर रहे हो। एक खालिक है जो जो आपके बेशक करीब है, आपके रगे जान से करीब है। जी 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 अगर ये एतमाद आदमी के दिल में पैदा होता है तो कोई तो स्ट्रेस वो सिर्फ सुनने की बात नहीं रहती, जी हाँ, वो जी ये हाँ। कनेक्शन होता है आपका मस्जिद के साथ में। जी जब आप जाते हो, बैठते हो, जी। इत्मीनान से नमाज़ पढ़ते हो अपनी, ज़्यादा दिन उठक बैठक लगाने जी, के जी। बजाय जब आप कुरान पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो इस बात को कि मेरा अल्लाह ताला मुझसे क्या बात कर रहा है, तो दिस कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। जी जी और आज मुझे लगता है इससे ज़्यादा रिलेवेंट टाइम नहीं है हमारे लिए इन जी चीज़ों पर जाने जी का। बिल्कुल 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 तो ये चीज़ें बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का हमारे यहाँ यूथ में बहुत स्ट्रेस है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे कहने वाला था कि एल्गोरिदम भी ऐसा ही काम करता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं, मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज़ ही आ गई है, तो वो कंटिन्यूसली वो एल्गोरिदम उसी चीज़ को दिखाता जाता है और हमारा यूथ है या बच्चे कोई भी वो फिर उसको स्क्रॉल करते एक माइंड हाँ, जैसे अभी अभी जो माहौल भी चल रहा है उसमें आप एक दूसरे से लड़ते हो, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हो, आदमी तो सामने है ही नहीं, आप सोशल मीडिया पर लड़ रहे हो। जी जी तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बंद करके हमको अपना अखलाक दिखाना चाहिए कि हम कैसे इंसानियत की मदद कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज है किसी भी रिलीजन का हो। जी हाँ आप मदद करोगे उसको एक इंसान समझ के, जी तो जी क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? बेशक बेशक भाई नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसा है, जी आप उसको मोहब्बत दोगे तो उसको मोहब्बत ही आएगी उसके थ्रू, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। जी 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 तो मेरे हिसाब से ये हमारे यूथ को मस्जिद से ही मैसेज आना चाहिए कि भाई आप सोशल मीडिया पे जंग ख़त्म करो खुदा के वास्ते और अपना अखलाक दिखाओ। आपको आपके दीन में अल्लाह ताला ने आपको क्या सिखाया है, जी हाँ इंसानियत की बहबूद के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, तो इस काम में अगर आप ध्यान दो तो आपकी परेशानी अल्लाह ताला खुद कम कर देगा। जी दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि अल्लाह ताला के रसूल की एक मारूफ हदीस है कि सदका बुरी मौत से बचाता है, क्या बात है, जहन्नम से निजात देता है और बुरी मौत से बचाता है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को और जनरल पब्लिक से भी करता हूँ कि आप बीमारों के इलाज में अगर कोई मदद करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बीमारी से ज़रूर बचाएगा। क्या बात है, बहुत तो अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आप सब जो हमारे पास ज़राए इस्तेमाल करने के हैं, जी हाँ मेंटल स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए, जो आप दिमागी सुकून के लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। मेडिटेशन लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन करो आप, माइंडफुलनेस ज़िंदगी दो। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल आप नमाज में देख सकते हो। अगर आप एक एक अरकान माइंडफुलनेस के साथ में आप करते हो, और ये मतलब मैं कोई एक पेडेस्टल पे खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैंने कितनी रकत पढ़ ली मुझे याद नहीं रहता,
कि 2 पढ़ी 3 पढ़ी, जी। रुकू हुआ 1 सजदा हुआ कि 2 सजदे हुए हैं, तो जी तो वो नमाज मतलब आप सोचो कि वो नमाज आपको कैसा वो स्ट्रेस बस करेगी आप, जिसमें आपको ही नहीं पता आप क्या कर रहे हो। तो बहुत अगर आप माइंडफुलनेस का सबसे अच्छी प्रैक्टिस आप नमाज में कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए बहुत आला ज़रिया है कि आप नमाज में अपना ध्यान लगाएं, तो दिस कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। तो ये चीज़ें हो गई स्ट्रेस से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नींद। 8 घंटे की नींद इज़ अ मस्ट। जी। अगर आप नहीं करते तो साइंटिफिक एविडेंस है कि आपको हार्ट अटैक आने का ख़तरा ज़्यादा है अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो। और वो टाइम है जब सूरज गुरूब हो चुका है। जी। हमारे यहाँ लोग अक्सर क्या करते हैं, लेट सोते हैं, फिर वो दे वेकअप व्हेन 11 बजे 12 बजे। ये होता है। तो वो नींद सही नहीं है आपकी जी। वो नींद की भले मकदार पूरी हो जाए, बट दैट नींद इज़ नॉट राइट। जब रोशनी नहीं है वो नींद इंपॉर्टेंट है। तो माँओं को भी चाहिए और अपने माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की नज़र रखें कि वो कब सो रहे हैं। जी। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप सही टाइम पे सोएं। इंपॉर्टेंट है कि बाप अगर स्क्रॉलिंग कर रहा है 12-1 बजे तक बैठ के, तो बच्चा कैसे सोएगा। खैर ये मेरे लिए भी लर्निंग से रुखसा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नींद पूरी हो। जी हाँ। तो स्ट्रेस में ये सोशल मीडिया पे अगर आप बैठ गए एक बार रात को तो व्हाट्सएप लेके आप या यूट्यूब बैठ के आप 10:30 बजे शुरू किया तो आपकी 2 कब बज जाएगी आपको पता नहीं चलता। सही कह रहे हैं आप। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे एक टाइम, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। आपके रोज़गार के हिसाब से, आपकी प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी बिजनेस के हिसाब से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो। बट उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। भाई मैं आधा घंटा इस्तेमाल करूँगा या इस टाइम से इस टाइम तक इस्तेमाल करूँगा, एंड देन मेरा टाइम हो गया तो उसके बाद फिर अगले दिन दैट्स इट। कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो बात कर लेगा आदमी फ़ोन करके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं फॉलो नहीं कर सकता। जी। मेरा व्हाट्सएप रात में भी चालू रहता है बिकॉज वो आईसीयू से कनेक्टेड रहता है। ज़रूरी है आपके लिए। तो आप लोग जो ये उसके बावजूद नहीं कर पाते, आई एम सरप्राइज कि वो क्यों नहीं कर पाते इस चीज़ को, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड कि उनको ये सब लफड़ा नहीं, क्योंकि रात पे कोई इमरजेंसी आने वाली है उनके पास। जी। तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से हमको। डॉक्टर साहब वाकई में आपने जो बातें कही उसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं। ख़ास तौर पे जो यूथ के ताल्लुक से आपने बात कही कि हमें एक तो स्मोक नहीं करना है, छोड़ना है अगर कोई कर रहा है तो। फिर एक्सरसाइज पे आपने फोकस किया, सोशल मीडिया से नेगेटिव जो यूज़ है उससे बचने के लिए कहा, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कहा फिर आपने डाइट पर बहुत अच्छी फोकस की, और सबसे ख़ास बात आपने कहा कि हम अल्लाह पर तवक्कल रखें और उसकी इबादत करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें, जिससे हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब अब मैं अगला सवाल मेरा ये है कि आज की तारीख में सबसे एडवांस कार्डिक सर्जरी कौन सी है जो आप लोग कर रहे हैं या आपकी फील्ड में है सबसे एडवांस? एडवांस कार्डिक सर्जरी बेसिकली सर्जरी की नौयत तो वही है, बस सर्जरी के तरीके थोड़े से बदल गए हैं। अभी जो चीरे हुआ करते वो छोटे हो गए हैं जी, वो हो गए हैं। रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है जी। तो वो चीज़ें वही हैं बट छोटी करते जा रहे हैं उसको। जी। मैं एक्चुअली मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, तो हम देखा है कि लोगों को पता तो लग जाता है उनके यहाँ ब्लॉकेज है, लेकिन एक मिथ है तो वो लोग बचते हैं सर्जरीज करवाने, इसलिए मेरा ये सवाल है। यस। तो ये बड़ी वो भी चीज़ है कि एडवांसेस के बारे में मालूम भी होना चाहिए और उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो चीरे छोटे होते जा रहे हैं, रिकवरी टाइम रिड्यूस होते जा रहा है, आजकल बेहतरीन दवाइयाँ आती हैं जी। दर्द बहुत कम हो गया है ऑपरेशन के बाद। जी हाँ। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आदमी बचता है और दवाइयों पे रहने की कोशिश करता है, या फिर वो मल्टीपल नसों में ब्लॉकेज के बावजूद भी स्टेंट डलवाने की कोशिश कि यार अभी किसी तरीके से बच जाया जाए, पर वो काम अगर बराबर नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो फिर बार बार अटैक आने का खतरा रहता है। जी। तो यूजली हम ये हमारे जब आप अगर कॉर्नियल आर्टरी ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं कि भाई किसी को ब्लॉकेज निकल गया तो क्या किया जाए, जी हाँ। तो उसके हमेशा 3 रास्ते होते हैं। जी। अगर माइनर ब्लॉकेजेस हैं तो उसको हम दवाई पे ही ठीक कर सकते हैं। जी। अगर 50% के आसपास ब्लॉकेज है, 50-60% के आसपास, तो उसके लिए आपको ना किसी स्टेंट की ज़रूरत है, ना कोई सर्जरी की ज़रूरत है। ओके। यही इंपॉर्टेंस कि आपका डायग्नोसिस अर्ली हो जाए, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो वो दवाई पे सालों तक निकाल सकते हैं आप। और अगर ये एक क्रिटिकल लेवल बोलते हैं हम 70% के ऊपर ब्लॉकेज जाता है, जी। तो एक आध नस में तकलीफ है या 2 नस में तकलीफ है तो स्टेंट से काम चल जाता है। इससे ज़्यादा है या एक ही नस में मल्टीपल जगह ब्लॉकेजेस हैं, 2-3 नसों में ब्लॉकेज है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ बाईपास सर्जरी। ओके। अगर एक बार में आपका काम पूरा है तो द एम ऑफ द ऑपरेशन इज़ टू गेट बैक टू वर्क। ओके। आप अपने काम जो आप पहले कर रहे थे उस पर बिना खतरे के पहुंच जाओ वापस। जी। मेन एम ऑफ द ऑपरेशन या जो भी थेरेपी है जी हाँ। कि आपको अटैक आने के से बचाना है। आप समझ ना, एम ऑफ एनी थेरेपी, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्टेंटिंग हो, चाहे वो
बाईपास सर्जरी हो, आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक नहीं आए। ओके। तो अगर मल्टीपल नसों में ब्लॉकेज है और आप कोई और थेरेपी लेते हो या स्टेंट डलवाते हो, तो जो ब्लॉकेज छूट जाते हैं जी, उसकी वजह से अटैक आने का खतरा बना रहता है। तो ठीक कभी है। भी आप पूरी कैपेसिटी भी नहीं आ सकते। तो until ऑल द ब्लॉकेजेस आर एड्रेस्ड, तब जाके हम श्योर कर सकते हैं पेशेंट को कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर सकते हो जी, बिना हार्ट अटैक के खतरे के। ओके। और इसके लिए जैसे ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं हम, तो ओपन हार्ट सर्जरी के आजकल बड़े बड़े मतलब थोड़े वेरिएशंस आ गए हैं उसके, कि पहले सामने से ही करते थे, अब हम साइड से भी ऑपरेशन करते हैं, रोबोटिक सर्जरी के थ्रू भी ऑपरेशन जी, होते जी, हैं, जी। है ना। तो कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है उन चीज़ों की, बट थेरेपी अवेलेबल है। मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ सपोर्ट करती होगी आपकी यस यस। सर्जरीज में। तो एआई का इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें अब आ होने गई हैं। लगा इसमें एआई का हाँ, भी? एआई तो ओके, मेडिकल फील्ड में सबसे पहले इस्तेमाल हुई चीज़ में से है, ओके। खासतौर पर डायग्नोसिस में, है ना। जी, भले जी। हमारी कार्डियक सर्जरी में बहुत रिलेवेंट नहीं है, जी, पर जी। बाकी चीज़ों में तो एआई काफ़ी अपना काम दिखा ही रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। मेन ये है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कार्डियक सर्जरी को बाईपास को लेके, कि बाईपास हो गया तो आदमी कांच का बर्तन बन जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक्चुअली ये सबसे मतलब सच से जी, सबसे बड़ी चीज़ है। जी, जी। मकसद ही उसका ये है जी। बाईपास सर्जरी का कि आप जो आपकी ज़िंदगी चल रही थी उसमें वापस आ जाएं जी, जी। और आगे आपको अटैक नहीं आए, ये खतरा हम निकाल दें उस चीज़ को। तो ऑपरेशन के बाद आप काम नहीं कर सकते हो, 6-6 महीने का रेस्ट रहता है, वो सब मिथ्स हैं बेसिकली, वो चेंज हो चुके डॉक्टर हैं। साहब कोई हम यूजुअली जी, अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो बाईपास जी, सर्जरी का हम हफ्ते से 10 दिन बाद जी। पेशेंट को दुकान पे बिठा देते हैं, अगर वो हाँ, हाँ। दुकानदार है तो। और आपको तो एक्सपीरियंस है उस जी, चीज़ जी, का। देखा है हाँ, मैंने। तो और जी, मेहनत का काम है तो महीने भर बाद जी, जी। वो अपना इवन ट्रक ड्राइवर है या मेहनत का काम करता है, तो ही कैन गो बैक टू वर्क आफ्टर जी, अ जी। मंथ। और अगर छोटे चीज़ें से होती है तो ये ड्यूरेशन और भी आधी हो जाती है। जी, जी, जी। तो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट, खासतौर पे पेन। लोग हाँ। डरते हैं कि दर्द बहुत होता है, तो आजकल तो जी, बेहतरीन पेन किलर्स हैं जी जो हाँ। किडनी वगैरह पे अफेक्ट नहीं करते हैं, तो उससे जी। पेशेंट को पता भी नहीं चलता कब ऑपरेशन हो जाता है और कब डॉक्टर वो साहब बाहर कोई से निकले। अर्ली साइंस हैं जो जो ये बताते हों कि यार अब तुम्हें टेस्ट इस ये टेस्ट है करवा लेना चाहिए कार्डियक को लेकर? तो एक्चुअली जो दर्द होता है ना हार्ट का, तो हाँ। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो कोई भी काम बिना तरतीब के नहीं होता है, जी, जी, मतलब जी। बेस जी, बगैर बगतन नहीं मकसद होता के। कोई जी, भी जी। चीज़, है ना। तो वो देयर इज ऑलवेज प्रोग्रेशन। जी। तो हमारी लैंग्वेज में उसको हम एंजाइना बोलते हैं, कि आप चलते फिरते हो, कोई एक्सर्शन करते हो और आपको सीने में भारीपन लगता है, जी। और आपने आराम किया और चला गया। तेज़ दौड़ लिए, आपको पता सीने में आ रहा है, सब किसी ने बोझ रख दिया मेरे सीने पे, और फिर आपने रिलैक्स किया और चला गया। हुँ। सीढ़ी तेज़ चल रही है, बोझ आया और उतर गया। और ये रेगुलरली हो रहा है कि आप ये काम कर रहे हो और ये हो रहा है, और आपने आराम किया और ठीक हो गया। इसको हम एंजाइना बोलते हैं। अच्छा। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, ओके। किसी काम को करते में किसी एक्सर्शन को, फिजिकल एक्सर्शन के बाद आपको सीने में दर्द आना, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। और वो आराम से चला जाए, जी। आपने रेस्ट किया और वो चला गया, तो ये डायग्नोस्टिक है कि आपको हार्ट की नसों में कोई बीमारी है। हुँ। दूसरा टेस्ट होता है जो समझदार लोगों को बताते हैं कि आपकी जेब में सॉर्बिट्रेट रखो। जी। सॉर्बिट्रेट गोली आती है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपको एक्सर्शन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप बैठ के या लेट के उसको चूस लो, ठीक है। आपको अगर फौरी आराम हो जाता है कि यार मुझे बोझ लग रहा था और मैंने सॉर्बिट्रेट लिया और मुझे आराम हो गया, ओके। तो इसका मतलब आपके हार्ट की नसों में कोई तकलीफ है। अच्छा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आसानी से आप मालूम कर सकते हो कि आपको तकलीफ है कि नहीं। और उसके फिर अगर आप मान लो ये तकलीफ लेके मरीज़ आते हैं, तो फिर हम उनका कुछ जाँचें करते हैं, जी। जैसे टीएमटी टेस्ट हुआ, जी। है ना, कुछ ब्लड की जाँचें होती है, एको होता है। तो टीएमटी में हम जो ईसीजी नॉर्मल निकालते हैं, बहुत सारे लोग ईसीजी करा लेते हैं। जी। ईसीजी से बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती। जी। ईसीजी में तभी चेंजेस आते हैं जब आपको अटैक आता है। जी। एक बार अटैक आ जाता है तो ईसीजी में चेंजेस शुरू होते हैं। तो ईसीजी की जगह हम टीएमटी प्रेफर करते हैं। टीएमटी में वही ईसीजी हम पट्टे पे दौड़ाते हुए, मतलब एक्सर्शन कराते हुए निकालते हैं जी। उसको। जो तकलीफ उसको एक्सर्शन पे हो रही है वही हम ईसीजी में देखना चाहते हैं। जी। अगर ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आपको आगे जांच करानी चाहिए, विच इज़ ओके। यूजुअली एंजियोग्राफी। जी, जी, कि जी। हार्ट की नसों को हम दवाई डाल के चेक कर लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। जी। तो ये सीक्वेंस होती है। ओके। तो मेरे हिसाब से अभी की रिकमेंडेशन में हम बोलते हैं कि हर नौजवान को हाँ। 30 साल के बाद अपना ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए, रेगुलर। और 35 से 40 की उम्र के बाद जी। एक टीएमटी होना चाहिए उनका ओके। रूटीन में। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो भी आपको एक टीएमटी करा के, बेस लाइन टीएमटी आपके पास होना चाहिए, ना ताकि मुझे आपको मुझे भी आपको टीएमटी अपनी करवाना कैपेसिटी मालूम रहे। जी। उसमें ये भी मालूम चलता है कि आप कितनी देर दौड़ पाए, जी। और उसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपकी ईसीजी जी। में। जी। तो ये बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं जो हमको करानी चाहिए।
नहीं डॉक्टर साहब, मैं 35 प्लस हूँ, मुझे लगता है मुझे भी एक TMT आपके साथ करवा लेना TMT चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल जांच करा लेनी जी, चाहिए। जी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूर। अगर टाइम पे कंट्रोल हो जाती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है आगे। डॉक्टर साहब, अब आपके और पेशेंट के ताल्लुक से कुछ सवालात हैं मेरे, जैसे मैं एक बात जी, और इसमें साथ में जी, ऐड जी, करूं, जो मैं अक्सर बताता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके आस पड़ोस में किसी को अटैक आ रहा है, हाँ, विच इज़ वेरी रेलिवेंट, हाँ, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे? जी, जी, तो बहुत मैं आपको बहुत एतमाद से बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने अपनी जान दी है हार्ट अटैक को एसिडिटी का दर्द समझ के। अच्छा, जहाँ अटैक आता है ये पहला आदमी बहुत समझता बड़ी है कि मुझे बात, एसिडिटी हो रही ये है। बहुत बड़ा और मेजर हाँ, पॉइंट है डॉक्टर साहब। तो और ये इसमें सब मुब्तला हैं, जी, पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, केमिस्ट, सब कुछ। हमारे मुझे एक किस्सा याद है कि केमिस्ट था हुँ, जिसने जिसकी दवाई की दुकान थी, उसने इनो पी के रात निकाल दी, और अगले दिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो बड़ा अटैक खा के आया, तो उसको हम अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए। अमेज़िंग, तो एसिडिटी का दर्द और हार्ट का दर्द में बहुत सी मुशाबहत भी है, पर दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट, वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो एसिडिटी का जो दर्द होता है उसमें कभी भी आदमी को घबराहट, पसीना, हाथ पैर ठंडे नहीं होना नहीं होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को ये तकलीफ होती है जिसे आप हार्ट अटैक बोलते हैं, कि उनको पहले से, जो मैंने आपको बताया ना कि चलते हैं तो सीने में दर्द शुरू हो जाता हाँ, है, हाँ, हाँ, तो ये उनको सिम्टम्स शुरू रहते हैं पहले से, जी, और एक दिन अचानक बढ़ के हार्ट अटैक देता है वो। तो हार्ट अटैक में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सीने में भारीपन है और घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो मेरी सलाह है कि एक तो हर घर में डिस्प्रिन होनी चाहिए। ठीक है। डिस्प्रिन नाम से गोली आती है, हाँ, 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 मुझे 50 पैसे की गोली वो आती सर है। दर्द के लिए लेते हैं हम हाँ, लोग। सर दर्द के लिए डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए बाय द वे। हाँ, हम लोग तो वैसे ही सर करते दर्द के लिए डिस्प्रिन हैं। नहीं होती, जी, सर दर्द के लिए क्रोसिन या ठीक है, पैरासिटामॉल होती है। जी, एस्पिरिन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग फॉर हेडेक, है ना? ऐड में हेडेक के लिए नहीं होती वही डिस्प्रिन। दिखाता है डॉक्टर हाँ, साहब। तो पैरासिटामॉल खानी चाहिए, जैसे जी, हम कॉमन जो हाँ, दवाई हाँ, होती है क्रोसिन या कैल्पॉल होती हाँ, है, हाँ, वो खानी चाहिए। तो डिस्प्रिन हर घर में होनी चाहिए। ठीक है। तो जी, अगर आपके घर में किसी को ऐसी परेशानी हो रही है और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये बेचैनी ज़्यादा है, हुँ, तो आप पहले काम ये करो कि उसको डिस्प्रिन घोल के पानी में पिला दो। ठीक है। ये हम हार्ट अटैक के लिए फर्स्ट एड बोलते हैं इसको। तो अगर उसको अटैक शुरू हुआ है तो ये पहला इलाज आपने घर पे शुरू कर दिया उसको। ओके, आप भले साथ में उसको इनो ही पिला दो, हुँ, एसिडिटी गोली भी खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये काम साथ में कर दो। और यहीं पे रुकना नहीं है, फिर इसको आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके एक ECG निकलवाना है। ओके, अगर वो ECG ठीक है और आपका मरीज़ अच्छा नहीं है, हुँ, तो खुदा के वास्ते उसको घर मत लेके आओ। ठीक है, आप 15 मिनट 20 मिनट रुक के एक और ECG निकलवाओ। ओके, कभी कभी पहले ECG में पकड़ में नहीं आती नहीं चीज़, आता है, हाँ, आधे घंटे बाद वाले ECG में आती है। जी, जी, फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो करने होते हैं, है ना? वो ब्लड टेस्ट भी क्या होता है, अर्ली एकदम से आपने भेज दिया तो पकड़ में नहीं आते, क्योंकि हार्ट को डैमेज होना शुरू होता है, तब वो एंजाइम्स रिलीज होते जी, हैं जी, और वो ब्लड में उसका लेवल पहुंचने में टाइम लगता है। आपका मरीज अच्छा नहीं है तो भले वो डॉक्टर आपको बोलता है कि कुछ नहीं, गैस है, आप घर ले जाओ, हुँ, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी हो में जाता है, क्वालिफाइड डॉक्टर जी, नहीं होते, वो हाँ, कोई हाँ, थोड़ा जी, सा ऐसा डॉक्टर हो जिसको जो नहीं समझ पाया हो, जी, तो नुकसान अपना होता है ना? तो आप, ठीक है, मेरी गुजारिश है कि जब तक इलाज नहीं होता और मरीज़ को आराम नहीं होता, तब तक घर नहीं लेके आएँ उसको। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लॉट बस्टर दवाइयाँ होती हैं, हाँ, हाँ, ख़ास तौर पे अगर यंग पेशेंट है, क्योंकि यंग पेशेंट में इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी सोचता है कि यार इसको कैसे बीमारी होगी हार्ट की, तो गैस जी, हो गई, रात में वहाँ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो हो गया हो। तो उनको एक तो पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। हुँ, तो उस टाइम पे अगर आपने शुरू के 3-4 घंटे अगर वेस्ट कर दिए और उसको नसों में थक्के की वजह से ब्लॉकेज था और सप्लाई नहीं मिल रहा था, उसका अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाएगा, तो अगर हम वो उस बच टाइम पे सकता है, प्रॉपर इलाज दे देते हैं, उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं, वो थक्का अगर घुल के निकल गया तो वो हार्ट को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, शुरू के 4 से 6 घंटे हम इसे बोलते हैं गोल्डन आवर ओके, हार्ट की बीमारी के लिए, अटैक के लिए। हुँ, तो अगर वो 4 घंटे के भीतर भीतर पहुंच जाता है हॉस्पिटल और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आप हार्ट अटैक के डैमेज को रोक सकते हो, अटैक आने के बावजूद भी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपको उस टाइम पे रात में 1 बज रहा है, सुबह देख लेंगे, हाँ, हाँ, वो हाँ, टाइम अगर आप वेस्ट कर देते हो तो वो जो डैमेज होता है वो हो जाएगा। फिर आप भले ही कितना भी इलाज करा जी, लो, जी, वो इनिशियल डैमेज हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते फिर कभी भी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तकलीफ रात में घर पे हो रही है, उसका इलाज आप घर से शुरू कर दो। हुँ, और अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हो, तो अस्पताल में जब तक मरीज़ को आसानी नहीं होती है या उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक आप घर लाने की जल्दी नहीं करो उसे, जी, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे इलाज करा लिया तो उसके हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हो आप। जी।
डॉक्टर साहब ये फ़र्क कैसे करेंगे एसिडिटी के दर्द में और कार्डियक के पेन में, जो आप बोल रहे हैं कि अक्सर ये होता है, तो एक आम आदमी कैसे फ़र्क करे उसमें? एसिडिटी का दर्द और हार्ट अटैक का दर्द इसलिए होता है कि कभी कभी जो राइट हार्ट की नस होती है ना वो पेट के करीब रहती है, जी तो दोनों सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं। जी। हार्ट अटैक में भी आदमी को ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रही है, हाँ हाँ पर इसमें बताया ना कि एसिडिटी का दर्द अलग होता है, उसमें घबराहट बेचैनी जरूर रहती है, पर ठंडा पसीना आना, हाथ हाँ, पैर ये हिलना, नहीं ऐसा होता, नहीं होता है। ये नहीं होता है। एक इम्पेंडिंग जी डूम जी। कि यार मुझे कुछ हो जाएगा, ये मरीज खुद सेंस कर सकता है। ओके। अल्लाह ताला ने भी जी आदमी को ये एक जी फितरत में एक वो चीज़ दे रखी है ना, एक सेंसर जी दे जी रखा है, जी तो वो खुद होता है यार मुझे तकलीफ ज़्यादा है, बशर्ते कि उसको इग्नोर नहीं करे, जी। है ना। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे मैंने बताया कि एंजाइना, हाँ आदमी को पहले से दर्द होता है, उसको मालूम रहता है ये चीज़ जी। कि मैंने इस चीज़ को मैं बता नहीं रहा हूँ घर वालों को हाँ हाँ कि मुझे हाँ। तकलीफ होती है चलने में, मैं बैठता हूँ तो मुझे आराम हो जाता है। इग्नोरेंट होना यानी हाँ बहुत बड़ा एक हाँ, फैक्टर है। वो इग्नोरेंट, आप अपनी अपने लिए इग्नोरेंट हो जी रहे हैं, जी। मतलब इसका सबसे बड़ा वबाल आप ही पर आना है। डॉक्टर साहब मैं अगला जो सेशन था वो आपके, मैंने कहा पेशेंट और आपके बीच के जो ताल्लुकात रहते हैं, कोई ऐसी कोई स्टोरी आपको याद है कि आपके साथ जो पेशेंट के साथ घटी हो जो आपको हमेशा याद रह गई हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो? अदरवाइज हम आगे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो मैं अगर आप स्टोरी के बारे में पूछें तो दो बड़ी रेलेवेंट स्टोरीज़ हैं। जी। एक तो मौलाना साहब थे, और वो कहीं बाहर एंजियोग्राफी करा के आए थे, उनको बाईपास रिकमेंड किया था, वो मेरे पास आए, हमने उनको बुक कर लिया सर्जरी के लिए कि आपको दवाइयाँ वगैरह उनकी एडजस्ट कर दी, और अगले दिन उनकी सर्जरी, वो आए इमरजेंसी में एडमिट होने के लिए, इमरजेंसी के थ्रू सर्जरी के लिए एडमिट करते हैं, और पता नहीं क्या हुआ उनको, एंड बस उनका मन बदल गया और वो चले गए घर। अच्छा। पर नहीं, मैं तो नहीं कराऊंगा सर्जरी। और 2 दिन बाद या गालिबन 3 दिन बाद वो रात में इमरजेंसी में आए, ओहो। बहुत तकलीफ़ लेके, और ब्लड प्रेशर, बहुत बेचैनी, घबराहट, और ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा। और जब उनको हमने एडमिट किया उनको और आईसीयू में लेके उनका एको किया, जी। तो उनकी हार्ट की दीवार फट गई थी, उनको हमको इमरजेंसी में लेके ऑपरेशन करना पड़ा, और जो हार्ट की दीवार थी वो भी सिली, उनको ठीक किया, अल्लाह का शुक्र आज वो अच्छे हैं। जी जी। बट एक ये है कि वो आए ऑपरेशन के लिए, भर्ती हो गए, और उस मूड बदल गया और चले गए, और इमरजेंसी में उनको आना पड़ा, और फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशन लेके आए वो, और मतलब वो था कि अब घर जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा मामला था। डॉक्टर साहब ये तो ट्रस्ट बनाना पेशेंट और डॉक्टर के बीच में और आप पे यकीन कर लेना एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता यस, होगा वो आपके हमेशा रहता है। और दूसरा ऐसे ही एक, जैसे मैंने हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया लिए। जी आपको, हाँ जी हाँ। वो जो 50 साल के नौजवान की बात कर रहा था जी मैं, जी। तो वो पुराने ओल्ड इंदौर के हमारे पड़ोसी थे, अच्छा। उन्हीं का एक मेरी उम्र का ही लड़का था वो, और जिसको ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम था, बट जी जी। वो तकलीफ हुई, और हाँ हाँ। पास में हॉस्पिटल में गए, वहाँ पता लगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। जब उनका सीटी स्कैन किया हमने, तो उनकी जो मेन आर्टरी से एओर्टा बोलते हैं वो पूरी फटी हुई थी। ओके। तो उनको हमने इमरजेंसी में लेके, ही वॉज अबाउट टू डाई, आप समझो कि ये जो एओर्टिक डायसेक्शन से बोलते हैं, जी हाँ जी हाँ। उसकी मोर्टेलिटी हर घंटे 1% होती है। ओहो। एक एक घंटे में 1% एक लोग क्वेश्चन। मरते जाते हैं। घंटे जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ हार्ट की हाँ बीमारी हाँ। भाई जी। ईयर्स और मंथ्स में देखते हैं, हाँ। यहाँ पर आवर्स में होती है मोर्टेलिटी। तो उनको ओके। हमने इमरजेंसी में ऑपरेशन में लिया, और फिर उनकी पूरी नस बदली, वाल्व भी ख़राब हो गया था, उनका हार्ट वॉज वर्किंग हार्डली 10 to 15%। ओके। तो द सर्जरी वेंट फॉर 9 hours, और अल्लाह का शुक्र आज ही इज़ डूइंग वेल, अच्छे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं सब कुछ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला करा देता है। और डॉक्टर साहब हार्ट अटैक के बाद जब सर्जरी हो जाती है, हाँ, या हार्ट अटैक के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? हार्ट अटैक के बाद अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है और आपका हाँ। ट्रीटमेंट हो गया है, तो एक्सरसाइज तो आपकी पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ओके। भैया हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जी आपको कैंसर से बचाने के लिए, आपका दिमाग तंदुरुस्त रखने के जी लिए, आपके जॉइंट्स तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज इज अ मस्ट। जी जी। तो हार्ट अटैक के बाद अगर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर हार्ट अटैक जिस वजह से आया है वो नसों में ब्लॉकेज अभी भी है, जी जी। तो आपको जब एक्सरसाइज करने जाओगे या वॉक करने जाओगे तो वो अटैक का खतरा फिर से रहता है। ओके। तो तरीका ये है कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया है ये मालूम किया जाए, जी। उसका इलाज किया जाए, और फिर आप अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम करिए। ओके। तो जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी हम मरीजों की वॉकिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग ये हॉस्पिटल में करा के भेजते हैं, जी ताकि उनको इत्मीनान आ जाए कि हम ये करना है हमको। नहीं तो कभी कभी बात समझ में नहीं आती, तो 2-2 महीने बाद आके पूछते हैं कि आप चलना शुरू कर दें क्या हम। जी जी। तो इसलिए ये सब हम हॉस्पिटल में कराना शुरू कर देते हैं। ओके। और एक्सरसाइज तो ऐसी है कि सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बीमारी का इलाज हो गया है जी। उसके बाद। डॉक्टर साहब, एसडब्ल्यूसी से आप काफ़ी वक्त से भी जुड़े हुए हैं भी हैं, आप सपोर्ट भी करते हैं, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, बड़ा सपोर्ट करती है, और हम लोग भी कुछ कोशिशें करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल वर्क में। कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी किस तरीके से इस लायक हो जाए कि वो मुल्क की तरक्की में दूसरी कौमों के साथ भी वो साझा मेहनत कर सके, आगे बढ़ा सके, अच्छे अखलाक को पेश कर सके। हम चाहते हैं कि कुछ आप हमारे बारे में भी कहें इस पॉडकास्ट में। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि SWC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरा कम से कम बड़ा एतमाद है। मैं आई थिंक पिछले 5-6 सालों से जुड़ा हूँ आपके साथ में। तो बेसाख्ता अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता है कि कोई काम कराना होता है तो मैं SWC की तरफ रुजू करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भी जो दोस्त अहबाब हैं और उनको मालूम है कि फ़ंड्स का सही यूज़ कहाँ होना है। जी तो उनको फिर ये अगर एक बार, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं दे सकता आदमी। जी हाँ मेरे पास बड़ा मसला है कि मैं टाइम दे सकूँ, जी पर मुझे जी जी अगर मैं कोई माली ताउन करता हूँ जी तो मुझे तरद्दुद नहीं होता कि मैं जी आपको जी दूंगा तो कहाँ जाएगा। जी जी अल्लाह का शुक्र है कि और शुक्र अल्लाह का। अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये वर्बल नहीं है। जी हाँ इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि मैं जी आपकी बात मान लूँ कि आपने सब कर दिया। जी जी बाकायदा ऑडिट होती है, वो रिपोर्ट आती है, एंड जी यू गिव इट टू ऑल योर दिस थिंग। और ख़ास तौर पे मतलब मुझे लगता है कि हमने हर सेक्टर को कवर किया है। जी हाँ डॉक्टर साहब। आप लोगों ने एजुकेशन हो, रोज़गार हो, जी जो हाँ दो बड़ी मसाइल है हमारी जी कम्युनिटी जी के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर रमज़ान में जो किट्स जी आप डिस्ट्रीब्यूट करते जी हो, जी और बाकी जो लोग ये काम करते हैं, जी जैसे जी स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भराना, जी हाँ बच्चों की जी हाँ एजुकेशन, इन सब में चीज़ें हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे तो जी जी कुछ चीज़ों के बारे में मालूम है जो जी आप जी माशाल्लाह बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आमीन। ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा जी करे, डॉक्टर साहब। और मेरा पार्टिसिपेशन बढ़े। जी मुझे थोड़ा-सा जी अपने आप पर वो आती है कि मैं जी जितना जी कर सकता हूँ, वो करता जी नहीं हूँ। जी जी पर अल्लाह ने चाहा तो आगे जी इंशाल्लाह आई विल बी ट्राई एंड बी मोर इंशाल्लाह इन्वॉल्व्ड, और इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे। और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए मेरी दुआ है कि वो जी ईमानदारी से अपना काम करते रहें और अल्लाह के इंशाल्लाह। हुजूर में उनको बड़ा अजर मिले जी डॉक्टर इंशाल्लाह। साहब, आप जैसे लोगों का जब एतमाद बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और हम लोग भी इसी तर्ज पर कोशिश करते हैं काम करने की कि लोगों का भरोसा कायम रखें और अल्लाह हमें सही राह पर चलाते रहे, और जो भी ताउन हमें आता है उसका हम सही इस्तेमाल करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद अली, कार्डियक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ कार्डियक सर्जरी, शेल्बी हॉस्पिटल, जिन्होंने हमारे साथ में अपने तजुर्बात शेयर किए। बहुत सारी बातें हम लोगों को उनसे सीखने को मिली। चूँकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो एसडब्ल्यूसी भी अपनी काविशें, अपनी कोशिशें हेल्थ सेगमेंट में कर रही है, जिसमें हमारे शिफा क्लिनिक्स हैं शहर में, जहाँ पर एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं। अलग अलग इलाकों में हमारे छोटे छोटे पॉली क्लिनिक्स हैं। एमवाई हॉस्पिटल में हमारा एक मेडिकल काउंटर है, जहाँ से हज़ारों लोग वहाँ से दवाइयाँ हासिल करते हैं। वक्त वक्त पर हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं ताकि मेडिकल अवेयरनेस पहुंचा सकें, जिसमें कैटरेक्ट सर्जरीज़ होती हैं, डायबिटिक कैंप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के कैंप्स होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ में काम करते हैं। एक ख़ास प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे साथ में एक दिगर एमडीएफ आईबीडीएफ नाम से तंजीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हम ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। काफ़ी लोग उस ब्लड डोनेशन कैंपेन से और उस चैनल से फ़ायदा हासिल करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस हेल्थ सेगमेंट को और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।